Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikuhabad, and today we are here to study class 12th NCRT Geography, India, People and Economy. In this series, we've already completed the first four chapters of this book, and we are currently on chapter number 5, that is land resources and agriculture. So even in this chapter we have already covered the first part of the chapter, and this is part 2. This is a very long chapter. It will take multiple parts. I guess there would be 6 to 7 parts to this video, this chapter. So please stay tuned, and if you have any doubts, please feel free to ask. If you're new to the series, I would request you to at least watch the previous video for this chapter so that you have the connection to it, because there are certain terms I already explained in the previous class and I won't be repeating it. So in the last class we were talking about the land use categories. Then we talked about what are the different types of lands which are in India. For example, forests, barren wastelands, land put to non-agricultural use, permanent pastures, miscellaneous tree crops groups, cultivable wasteland, fallow land, net zone area, all these. Then we talked about land use changes in India. For example, how the size of economy affected the agriculture, the composition of economy, and all these things. Today we would be talking about a table which is mentioned here. तो कल हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो टेबल है इसमें इफ़ कुछ चीज़ इंक्रीज होगी तो कुछ ना कुछ चीज़ डिक्रीज होना इज़ ऑल्सो फिक्स्ड. इफ देर इज़ एन इंक्रीज इन समथिंग देर वुड बी अ फाइनल शॉर्ट डिक्रीज इन दी अदर. तो 1961 से लेके 2008-2009 में इंडिया में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर द ईयर्स. 4 कैटेगरीज हैव अंडरगॉन इंक्रीज. 4 कैटेगरीज में इंक्रीज हुआ है और 4 कैटेगरीज में डिक्लाइन हुआ है. शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, करंट फैलो लैंड्स एंड नेट जोन एरिया हैव शोन एन इंक्रीज. तो एक बार बता देते हैं, फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो याद रखना, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज क्यों भी हो सकता है. अगर सरकार ने बोल दिया कि ये एरिया फॉरेस्ट एरिया है तब भी फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो सकता है. एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज यानी कि आपने उस पर बिल्डिंग बना दी है, रहने के लिए घर बना दिए हैं, ऑफिस बना दिए हैं. या फिर करंट फैलो लैंड की अभी आज की डेट में करंट एक मतलब अभी खाली है, हमेशा खाली नहीं रहता है. और नेट जोन एरिया ने थोड़ा सा इंक्रीज आया है. तो ये क्यों आया है, पहले हम इंक्रीज को देखते हैं. सो प्लीज़ ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट इज जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है. जो सेकंड वाला है 5 to 9, 4 पॉइंट इंक्रीज हुआ है सीधा. तो परसेंटेज आप मान लो तो 4% इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 5 to 9. अभी ये क्यों है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी चेंज हुई, जो कि आज की डेट में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है. तो आपने जगह को खाली करके जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनवा ली, एरिया को एक्सपैंड कर लिया रूरल अर्बन सेटलमेंट्स बनाने के लिए. और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस वाले जो एरिया लैंड है, वो एरिया जहाँ पे जो खेती बाड़ी के लिए यूज़ नहीं होता है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, उसका अमाउंट बढ़ गया. नेक्स्ट जो हमको इंक्रीज देखने को मिला है वो फॉरेस्ट में देखने को मिला है. सो फॉरेस्ट में इंक्रीज कैन बी अकाउंटेड फॉर, ये इसलिए भी हो सकता है कि जो एक्चुअल फॉरेस्ट एक्चुअली में इंक्रीज नहीं हुआ है, बट जो सरकार थी उसने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर दिया, डिमार्केटेड रीजन ज़्यादा कर दिया है, पर एक्चुअली में जो कवर है वो इंक्रीज नहीं हुआ है. देन द इंक्रीज इन द करंट फैलो यानी कि वो लैंड जो अभी के लिए खाली है, कुछ एक साल से कम में ही वो खाली पड़ा हुआ है. सो करंट फैलो के बारे में कुछ खास हमारे पास पॉइंट नहीं है, बट ये आगे पीछे काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग ऑन बारिश की क्रॉपिंग साइकिल्स. अगर आपने गेहूँ उगाई है तो आप सोचते हो कि आप थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ दो एंड देन आप फिर कोई और क्रॉप उगाओ. तो इसलिए ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इसका कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है. नेक्स्ट हमने देखा नेट जोन एरिया में इंक्रीज हुआ 45 से आपका 46%. अब ये इंक्रीज क्या हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है कि पहले जो वेस्टलैंड था, यानी कि जो कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि आप उसमें खेती बाड़ी कर सकते थे पर आप नहीं कर रहे थे, उसको भी आपने यूज़ करना शुरू कर दिया. क्योंकि
बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग अ स्लो डिक्रीज, क्योंकि पहले इससे पहले डिक्रीज था. देर आर इंडिकेशन दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन जो हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन दी एरिया अंडर. तो आप देखेंगे कि जनरली सीधा 5 से 9 4 पॉइंट जो वो बढ़े हैं, जनरली बाकी सब चीज़ों में डिक्लाइन इसी की वजह से हुआ है. द एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जब आपने एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी, विलेज सिटीज़ बना ली, घर बार बना लिए, बिल्डिंग बना ली, तब जाके आपकी लैंड इंक्रीज़ हुई. तो 4 चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी. पहली इंक्रीज़ हुआ हमने देखा नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में. ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इकोनॉमी का फोकस था वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर पे चला गया. दैट कुड बी द रीज़न कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ वाला जो लैंड था वो बढ़ गया. सेकेंड इंक्रीज हमने देखा आपका करंट फैलो लैंड में. ये डिपेंडेबल होता है, कुछ फिक्स नहीं होता, ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड ऑन दी रेनिंग सीजन, रेनी एंड क्रॉपिंग पैटर्न. तीसरी इंक्रीज हमने देखी फॉरेस्ट एरिया में. फॉरेस्ट एरिया एक्चुअली में इंक्रीज नहीं हुआ है, पर सरकार ने डिमार्केट कर दिया है, बाउंड्री बना दी कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे नहीं है. और चौथी चीज़ हमने देखी नेट सोन एरिया, मतलब खेती करना 45 से 46% हो गया. ये पॉसिबली इसलिए हुआ होगा कि पहले जो लैंड आप जिसको भाव नहीं दे रहे थे, अब आपने उसको भाव देना शुरू कर दिया है क्योंकि आपके पास ज़मीन नहीं बची है. फिर हमने देखी 4 कैटेगरीज जहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, जैसे कि बैरन और वेस्टलैंड एरिया. जाहिर सी बात है, जब आप एग्रीकल्चरल से लेकर एग्रीकल्चर करने वाली ज़मीन से लेकर उसमें आपने बिल्डिंग वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, तो जो बैरन ज़मीन है, जो बंजर ज़मीन है, उस पर भी आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाओगे. कल्चरेबल वेस्टलैंड एरिया अंडर पास्चर्स एंड टी क्रॉप्स एंड फैलो लैंड. तो एज द प्रेशर, जैसे जैसे ज़मीन पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, बोथ जो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स थे, वेस्ट लैंड, कल्चरेबल लैंड, इन सब में डिक्लाइन हमने देखने को मिला है. डिक्लाइन इन लैंड अंडर पास्चर्स, वो ज़मीनें जहाँ पे पास्चर वगैरह यानी कि गाय भैंस को चराने के लिए ग्रेजिंग फील्ड्स वगैरह रखी जाती थी. ये इसलिए क्योंकि भाई खेती करनी है, गाय भैंस को तो कुछ और भी खिला सकते हैं, पर ज़मीन खेती तो कहीं और नहीं हो सकती ना, उसके लिए ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए. सो एग्रीकल्चरल लैंड की वजह से प्रेशर पड़ा, इसकी वजह से पास्चर और ग्रेजिंग लैंड्स कम हो गए. इलीगल एनक्रोचमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन, लोगों ने इलीगली जो ज़मीनें थी, जो पंचायत की ज़मीन थी या जो कॉमन लैंड्स थे, उनको इलीगली हड़प लिया और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया. लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन, और ये रीज़न है मेजरली इस डिक्लाइन का. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. नाम से ही समझ में आ रहा है कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी एक जना इसका ओनर नहीं होगा. कॉमन प्रॉपर्टी है, सब कोई भी यूज़ करो. मेरा ये कॉमन है सरकार की, आप भी इस पर कुछ भी कर सकते हो, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी इस पर कुछ भी कर सकता है. तो इसको हम जो लैंड होता है वो ओनरशिप के बेसिस में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. दुनिया में जितनी भी ज़मीन है वो 2 है, या तो किसी ना किसी की ओनर, प्राइवेट ओनर की होगी, या फिर कोई ना कोई कॉमन पर्सन की होगी, कॉमन इंसान की होगी. कॉमन यानी कि सब कोई भी चाहे तो वो यूज़ कर सकता है. सो जो ये कॉमन होती है इसको हम CPR बोलते हैं, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. जो फॉर्मल है वो किसी इंडिविजुअल, यानी कि जो प्राइवेट होता है वो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं. बट जो ये CPR होती है ये किसी की नहीं होती है, जनरली गवर्नमेंट हो गई, गाँव में पंचायत हो गई, वो इसका ध्यान रखती है. ये पूरी कम्युनिटी का होता है. यहाँ पे आप अपने लाइफ स्टॉक यानी कि अपने कैटल वगैरह को चराने के लिए ले जा सकते हो. यहाँ से आप लकड़ी वकड़ी इकट्ठी कर सकते हो अपने खाने के फ्यूल के लिए. और अगर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिसिन, प्लांट्स, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से इकट्ठी कर सकते हो. इन रूरल एरिया सच लैंड इज़ ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस. रूरल एरिया में ये लैंड बहुत ज़रूरी होता है, इसकी काफ़ी अहमियत होती है, क्योंकि हर किसी के पास ज़मीन नहीं होती है, हर कोई लैंड ओनर नहीं होता है. तो उनके लिए इस ज़मीन को यूज़ करना, इस रिसोर्स को यूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है रूरल एरियाज़ के लिए. क्योंकि ये लोग लैंडलेस होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वीकर सेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उनको उनकी कैटल वगैरह से इनकम आती है, वो उसके लिए उनके पास ज़मीन तो है नहीं कि जाके अपने कैटल को कहाँ चलाएं, तो वो इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में जाकर करते हैं. CPR आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ से वो अपने गाय भैंस के लिए फॉडर और फ्यूल इकट्ठा करती हैं रूरल एरियाज़ में. उनको लॉन्ग आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं, और जितने ज़्यादा जो CPR की क्वालिटी है, यानी कि आपकी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की क्वालिटी जितनी ज़्यादा ख़राब होगी,
उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी वुमेन की टू कलेक्ट फ्यूल एंड फॉडर। तो जितनी इनकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी उतना ही आसान होता है फॉर वीकर सेक्शंस एज वेल एज फॉर वुमेन। जो CPR है यानी कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये कम्युनिटी के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे हर इंसान का इक्वल राइट होता है इस ज़मीन को एक्सेस करने का, इसको यूज़ करने का। कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कॉमन है तो आप यहाँ पे अपना घर बना के रहने लग जाओगे, आप अपनी गाय भैंस को यहीं बांध के चले जाओगे। सो कुछ स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, बट किसी का भी पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट नहीं होता है कि ये मेरा है या ये तुम्हारा है। जो कम्युनिटी के फॉरेस्ट हैं, जो पास्चर लैंड्स हैं, विलेज की जो वाटर बॉडीज़ हैं, और ये जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ग्रुप्स लार्जर देन अ हाउस होल्ड और फैमिली यूनिट एक्सरसाइज अपना उसको राइट टू यूज़ और कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यूज़ करके चले गए और फिर सरकार आके उसको साफ सफाई करती रहेगी। नो, आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी, कोई और आके उसको मेंटेन नहीं करेगा। आप उसकी रिसोर्सेज को ख़त्म कर लोगे, आपने ख़राब कर लिया और आप सही नहीं कर रहे हो तो आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने यूज़ कर लोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद तो नुकसान आप ही का है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले ही जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं आप साथ साथ उनकी डिग्रेडेशन, उनकी मैनेजमेंट भी करके चलें ताकि आपको इन दी लॉन्गर रन किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो है वो उसका लैंड यूज़ कैसा है इंडिया में। जो लैंड रिसोर्स है वो काफ़ी क्रूशल है इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी जनता आज की डेट में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। भले ही एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रही हो बट डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली हम सब खेती पे डिपेंडेंट हैं, हम सबको खाना चाहिए, हम सबको क्रॉप्स चाहिए, हर कोई तो सब वी नीड फूड तो बहुत ज़रूरी है। आप जानवर खा खा के कब तक जिंदा रह लोगे? चाइनीज़ थोड़ा हो कि कुछ भी आएगा सब लपेट लोगे। यू नीड crops, you need vegetation, you need vegetables, you need fruits, and that's why you need agriculture. And agriculture को क्या चाहिए? ज़मीन। Agriculture cannot happen without land. Although अगर हम देखें तो आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ऐसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स कुछ टेक्निक्स हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। एक्वापोनिक्स हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक सेम बात है, और एरोपोनिक्स AERO एरोपोनिक्स, आप इन आइडियाज़ इनको सर्च करिए तो आपको देखने को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि किस तरह से बिना ज़मीन के और कम से कम ज़मीन में हवा में भी कैसे क्रॉप उगाई जा सकती है, कैसे खेती करी जा सकती है। बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन लैंड, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि हमारे पास अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं। एग्रीकल्चर प्योरली एक लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, ना कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरह। ऐसा नहीं है कि अब देखो चल रहा है ना, आपका टर्शरी सेक्टर बिना ज़मीन के भी चल रहा है, स्कूल नहीं भी खुलेंगे तब भी चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सबकी हो रही हैं, फैक्ट ऑफिसेज चल रहे हैं घर से। तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स पूरी तरीके से ज़मीन पे, लैंड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बट एग्रीकल्चरल लैंड पे डिपेंडेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, जो लैंड का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर आउटपुट में वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इन अदर सेक्टर्स। यानी कि कंपेयर टू लैंड की ज़रूरत सेकेंडरी वालों को भी है, टर्शरी इंडस्ट्री बनानी है, हवा में तो लगाओगे नहीं, ज़मीन पे लगाओगे, बट जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो लैंड का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, वो एग्रीकल्चर के केस में ज़्यादा है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में रिलेटिवली कम है। Thus, lack of access to land is directly correlated with incidence of poverty in rural। और इसीलिए अगर आपके पास ज़मीन की, लैंड की कमी हो जाती है तो आपकी पॉवर्टी यानी कि गरीबी निश्चित हो जाती है। सो पहले पॉइंट में इन्होंने बात करी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ज़मीन है भी या नहीं है तो कितनी ज़रूरी है, नहीं है तो कितनी ज़रूरी है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये क्वालिटी ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं। हमने 9 तरह की लैंड्स पढ़ी थी। मैंने आपको बोला कि मैंने तुमको बैरन ज़मीन दे दी है ना, करो इस पर खेती। इज़ दैट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। तो आपके पास ज़मीन है, पर कैसी ज़मीन है वो भी तो मैटर है।
ज़मीन तो मेरे पास भी, आपके पास भी, सब लोग रह रहे हैं ना अपने अपने घर में। पर ये तो नहीं है कि कल को हम ज़मीन घर छोड़ के यहाँ पे खेती बाड़ी करने लग जाएंगे। सो द टाइप ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड बहुत मैटर करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए कि आपको कितनी प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपके खेती बाड़ी में से कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़मीन चाहे कैसी भी हो वहाँ पे इंडस्ट्री बन जाएगी, ज़मीन चाहे कैसी भी हो वहाँ पे आप ऑफिस बना सकते हो, कोई ज़मीन का क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है खेती बाड़ी से। बट एग्रीकल्चर के केस में ऐसा नहीं है, लैंड की क्वालिटी भी अच्छी होगी तभी जाकर आपको तभी जाकर आपका खेती बाड़ी अच्छे से हो पाएगी। रूरल एरियाज़ में लैंड सिर्फ एक एंटिटी यानी कि खेती करने के रिसोर्स की तरह नहीं देखा जाता, बट लैंड के साथ एक सोशल वैल्यू अटैच होती है। वो आपकी सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट है, यानी कि अगर कहीं आप फंस जाओ तो आप अपनी ज़मीन वो लगा देते हो ना, गिरवी रख देना, कोलेट्रल की तरह ऐड करता है, नेचुरल हज़ार्ड्स वगैरह हो जाते हैं तो आपकी मदद करता है, और सोशल स्टेटस और आपका सोशल स्टेटस ऐड करता है। जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना ज़्यादा आपका रुतबा। तो रूरल एरियाज़ में लैंड सिर्फ एक रिसोर्स की तरह ही नहीं बल्कि एक सोशल फिनोमिना या सोशल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एन एस्टिमेशन ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्सेज अगर हम देखें तो ये हम गिनते हैं कि टोटल एग्रीकल्चर कितने एरिया में हो सकता है, तो इसकी चीज़ में हम क्या क्या ऐड करते हैं, नेट सोन एरिया जहाँ जहाँ खेती बाड़ी हो रही है, फैलो लैंड जितने भी आपने खाली छोड़ रखे हैं करेंट फैलो पर उनमें खेती होती है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड जो कि 5 साल से ज़्यादा खाली पड़ा है बट वहाँ पे कुछ सिस्टम यूज़ करके रिक्लेमेशन करके आप वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हो। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हम नेट कल्टिवेटेड एरिया यानी कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेज को कल्टिवेटेड लैंड को कैलकुलेट करें। इट मे बी ऑब्जर्व जो टेबल दिया है, there have been a marginal decline in the available total stock of cultivable land as a percentage of total reporting area। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कल्टिवेबल लैंड है उसमें बहुत मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है, यानी कि बहुत हल्का सा डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू दी अवेलेबल कल्टिवेबल लैंड में बहुत मेजर डिक्लाइन है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। मतलब अगर आप टोटल रिपोर्टिंग एरिया देख रहे हैं तो जो कल्टिवेटेड लैंड है उसमें खास डिक्लाइन नहीं हुआ है, देयर हैज़ बीन बल्कि स्टॉक ऑफ कल्टिवेटेड लैंड यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो टोटल कल्टिवेटेड लैंड आप देखो 1960-61 में आपका 58.72 है और 58-54 में आपका 2008-2009 में आपका 58.54 है। तो बहुत माइनर सा डिक्लाइन हुआ है, बट जो हमारा रिपोर्टिंग एरिया है टोटल कल्टिवेटेड लैंड आप देखो 100 में से हमने 58 क्यों कर रहे हैं। So there has been a greater decline in cultivated land in spite of corresponding decline of cultivated wasteland। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा cultivated wasteland था यानी कि 6.23% से हम 4.17% पे आ गए, काफ़ी डिक्लाइन हुआ, बट फिर भी जो कल्टिवेटेड लैंड था उसमें कुछ मेजर इंक्रीज नहीं हुआ है। अब डिस्कशन से हमको ये पता चल गया कि जो स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग इन एडिशनल लैंड अंडर नेट जोन एरिया इज लिमिटेड। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई ज़मीन लिमिटेड है ना, इंडिया की टेरिटरी। अभी आपको खेती करने का मन हुआ तो मम्मी को ये तो नहीं बोलोगे मम्मी चलो आधा घर तोड़ देते हैं और खेती करेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं बोलोगे कि ज़मीन नहीं है इंडिया को बढ़ा दो खेती करनी है। लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप उनको एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते हो। इंडिया में जो नेट जोन एरिया है वो काफ़ी लिमिटेड है। देयर इज़ दस बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज लाएं और उनको अडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजी आना बहुत आसान होता है पर क्या आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैटर करता है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो और वो अडॉप्ट भी हो। ये टेक्नोलॉजी दो चीज़ें कर सकती हैं, या तो ये आपको आपकी यील्ड इंक्रीज़ कर सकती है, यानी कि आप पहले 1 एकड़ ज़मीन पे 10 किलो कमा रहे थे, अब आप 10 किलो गेहूँ उगा रहे थे, अब आप 1 एकड़ ज़मीन पे 20 किलो गेहूँ उगा सकते हो। तो इस तरह से आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट यानी कि पहले आप 1 एकड़ ज़मीन पे सिर्फ
10 किलो वीट उगा पा रहे थे। अब आप उस 1 एकड़ ज़मीन पे 10 किलो वीट, 2 किलो बाजरा, 4 किलो ज्वार, 5 किलो मिलेट, ये सब ग्रो कर पाए, तो इससे आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं दो तरीके से। अभी जो आउटपुट है ये क्वालिटी इंक्रीज कर दी, मतलब आप पहले सस्ती वाली गेहूँ उगा रहे थे, अब आप आशीर्वाद सेलेक्ट आपके पास से गेहूँ लेके जाता है। सो इस तरीके से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो, या फिर आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करके अपना यील्ड इंक्रीज करो। तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। Agriculture year by increasing land use intensity. So area of land from all crops grown over time over one agriculture year. तो ये हम कैसे देखते हैं कि आपने एक साल में आपने टोटल कितनी क्रॉप्स ग्रो करी हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड यूज इंटेंसिटी। मतलब अगर आपने एक साल में गेहूं भी उगा दी, चावल भी उगा दिया, बाजरा भी उगा दिया, वाटरमेलन भी उगा दिया, कुकुम्बर भी उगा दिया, तो मतलब आपने एकदम ज़मीन को बुरी तरीके से परेशान करके रखा है, यू एग्जॉस्टेड दी लैंड्स कैपेबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो जो सेकंड वाला है वो इस तरह से हो कि आपकी लैंड की जो कंपोजिशन है वो ख़राब ना हो। द एडवांटेज ऑफ द लैटर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, वही आउटपुट वाली जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो इससे होगी कि जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, पर आउटपुट लिमिटेड नहीं होना चाहिए इससे, पर लेकिन इससे आपकी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। आप अगर साल में 5 क्रॉप्स, 3 तरह की क्रॉप्स, 3 नहीं उगा सकते, 5 नहीं उगा सकते, अगर आप 3 तरह की क्रॉप्स उगा रहे हो तो लेबर की ज़रूरत है ना, कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ी, कितनी मेहनत लगेगी आपकी, हार्वेस्ट करना, पेस्टिसाइड डालना, फिर निकालना, फिर मतलब कितने सारे आपको जो पूरा सिस्टम होता है एग्रीकल्चर का प्रोसेस, वो सारा आपको कितनी बार करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव हो जाता है, लेबर लगती है काफ़ी। फॉर अ लैंड जैसे कि इंडिया, तो क्रॉप इंटेंसिटी इज डिजायरेबल नॉट ओनली फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में पर लेबर लग रही तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए। तो अगर हम इस तरह का आउटपुट, हम अगर सेकेंड वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो हमारी लैंड अच्छे से यूज़ भी होगा, एफिशिएंट यूज़ भी होगा, और वो लोग जिनके पास काम नहीं है उनको काम भी मिल जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी कि आप कितने बुरी तरीके से खेती कर रहे हो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100, तो GCA अपॉन NSA इंटू 100, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू, आपके पास टोटल कितना है, आप कितना यूज़ कर रहे हो, और इंटू 100 करेंगे तो उससे आपकी क्रॉप इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। फिर हम क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, आपको सबने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि सीजन कौन से टाइम पे क्रॉपिंग करी जा सकती है, खारिफ, राबी और ज़ैद। नॉर्दर्न और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होते हैं। नॉर्दर्न जनरली, ये जो सीज़न का डिफरेंस है ये नॉर्थ पार्ट में ही होता है, क्योंकि जनरली जो साउथ का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है पूरे साल, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं। 18 से 23-35 डिग्री, 23-24 डिग्री तक रहता है। सो उधर कुछ मेजर चेंज नहीं है, तो आप जो चाहे मर्जी वो क्रॉप उगा सकते हो उस एरिया को जो सूट करे। जनरली जो 3 सीज़न है आपके, खारिफ, राबी और ज़ैद, ये नॉर्दर्न और इंटीरियर पार्ट्स के लिए है। खारिफ सीज़न साउथ वेस्ट मानसून, अभी साउथ वेस्ट मानसून कैसे समझ में आएगा आपको, जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी आएगी। फिजिकल ज्योग्राफी कैसे आएगी आपको, जब आपने 11th की ज्योग्राफी पढ़ी। फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू। साउथ वेस्ट मानसून यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि इधर से, अगर ये अर्थ, ये इंडिया है, इस तरफ से जो आपकी हवाएं चलती हैं वो, उनकी वजह से उस टाइम पे जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसको हम खारिफ बोलते हैं। यहाँ पे अब इस तरफ से जो हवा चलती हैं वो पानी से आती हैं, मतलब वो बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं। मॉइस्चर लेकर आएंगी तो हम पानी वाली, यानी कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कि राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा, तूर, इन सबको ग्रो करते हैं। फिर जो राबी सीज़न आता है उसके बाद ऑनसेट ऑफ विंटर, मतलब बस विंटर शुरू ही होती है उसी टाइम पे आपका राबी सीजन शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल पूरी सर्दी। विंटर सीजन कौन सा हुआ, राबी। समर सीजन कौन सा हुआ, खारिफ। द लो टेम्परेचर कंडीशन, समर भी नहीं, रेनी सीजन हो गया आपका खारिफ, ठीक है। तो द लो टेम्परेचर कंडीशंस ड्यूरिंग दिस सीजन फैसिलिटेट, और इस टीम में काफ़ी लो टेम्परेचर यानी कि बहुत सर्दी होने के कारण वीट
ग्राम और मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए क्रॉप्स के बारे में। जब हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे फ्रॉम टुमारो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिटेल्स होती हैं इन क्रॉप्स के बारे में जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनका टेम्परेचर, इनका रीजन, इनका सूटेबल सॉइल, ये सारी चीज़ें। तो जैद एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है समर क्रॉप का। तो राबी और खारिफ कब हो रहा है? जुलाई जून में, जब आपकी विंड आ जाएगी, साउथ वेस्टर्न हवाएं आएंगी। और ये कब खत्म हो जाता है? अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। तो मई जून का जो 2-2.5 महीने का गैप होता है, इसमें जैद सीज़न आता है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, समर सीज़न होता है। यहाँ पे वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं इरीगेटेड लैंड पे। However, this type of distinction of cropping season पर, लेकिन ये जो मैंने शुरू में बताया कि जो खारिफ, राबी और जैद का जो डिवीजन है, ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जनरली यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेजरली ऊपर नीचे नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई आप जो भी चाहे वो क्रॉप उगा सकते हो, डिपेंडिंग की सॉइल, मॉइस्चर, जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं। अभी आप इतनी नीचे गेहूँ नहीं उगा सकते हो। क्यों नहीं उगा सकते हो? गेहूँ को चाहिए सर्दी नहीं पड़ती है। तो जो उस सीज़न के, उस एरिया के हिसाब से जो डिज़ायर्ड क्रॉप्स होगी, आप वहाँ पे जब मर्जी आए ग्रो कर सकते हो। सो आप सेम क्रॉप को साल में 3 बार भी ग्रो कर सकते हो। साल में 3 बार आप अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हो, प्रोवाइडेड सॉइल में इनफ मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग और कुछ फूड ग्रेन्स के बारे में अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी डिटेल भी है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। Please hit the like button, do comment, compliment and suggest in the comment section. Thank you and have a nice day.